बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, आपने अक्सर अपने बड़ों को ये कहते सुना होगा कि सेहत हज़ार नेमत है और जान है तो जहान है। ये कहावतें पाकिस्तान के अंदर हर इंसान इनसे वाकिफ़ है। ये बड़ी आम सी बातें हैं और इसके अंदर एक बड़ा ही कलेक्टिव विजडम भी मौजूद है। ये इशारा करती है उस सेहत की और तंदरुस्ती की तरफ जो किसी भी इंसान को आप ख्वाहिशतन या अदरवाइज़ मशवरा देने के ज़ुमरे में या गाइड करने के ज़ुमरे में कहते हैं, यानी कलेक्टिव विजडम है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपका जिस्म तंदुरुस्त है तो आप एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे या गुजार सकते हैं। इस बात से किसी को भी इनकार नहीं है कि सेहत हज़ार नेमत है और जान है तो जहान है, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे तो माशरे के अंदर एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकेंगे और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। माशरा भी इसी तरह तश्कील होता है। अगर अफराद सेहतमंद और तंदुरुस्त हों तो वो एक बड़ा ही थ्राइविंग किस्म का माशरा बनता है। लेकिन इसमें एक डिस्कनेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में भी जो मेंटल हेल्थ है, यानी आपकी दिमागी या ज़हनी सेहत, उसके ऊपर इस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह आप अपने जिस्म के बाकी अज़ा को किसी भी बीमारी की सूरत में उस पर तवज्जो देते हैं या अलार्म होते हैं। जब आपको कोई मेंटल इशू होता है या कोई ज़हनी दबाव होता है तो आप उसको उस तरह से डील नहीं करते, बल्कि उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। ये एक लिहाज से एक टैबू भी है। अगर आप अपनी कोई भी मसला या कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, चाहे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या इस किस्म की कोई और चीज़ जो जिसका ताल्लुक़ आपके जहन से है, अगर उसके बारे में किसी से बात करें तो यकीनन आपको ये जवाब मिलेगा कि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया या ये पागल हो गया या इसके अंदर वो सिम्टम्स आ गए। तो लोग इसको छुपाने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी डिफेंसिव होते हैं इस किस्म की हेल्थ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से या इवन डॉक्टर से भी शेयर करने में। और इसका ट्रेंड भी पाकिस्तान में बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद, बल्कि दुनिया में अगर मैं कहूँ कि एक बड़ी तादाद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ नबर्द आज़मा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर 8 में से 1 इंसान किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है और गौर तलब भी है। इसके ऊपर काफ़ी से ज़्यादा काम होना चाहिए। हमें पता है कुछ कॉमन बीमारियां जिनके नाम हम सुनते रहते हैं। डिप्रेशन की बीमारी है, एंग्जाइटी है, ADHD है, ऑटिज़म है, OCD है, PTSD है। ये सारी की सारी चीज़ें, फिर अगर ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हों तो शिज़ोफ्रेनिया है, इसके अलावा डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये सब कुछ क्या है? आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इसका क्या, अगर किसी को खुदा न खास्ता इनमें से कोई बीमारी हो या कोई इशू हो तो किस तरह आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकता है। आज के प्रोग्राम में एक ख़ुसूसी गुफ्तगू इस टॉपिक पे करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे जो मेहमान ज्वाइन करेंगी वो दोनों ही कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और बड़ी प्रोफाइल्ड डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आमना शकील मुबशर और उनके साथ होंगी डॉक्टर मरियम हाशिम मुबशर। इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, इसी हवाले से पेशेंट्स को डील करती हैं। इनसे तफसील से बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ का के ऊपर तवज्जो देना, पाकिस्तान में क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इस हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग की और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, साथ ही एक ख़बर की जिसके अंदर ये बताया गया है कि USS अब्राहम लिंकन जो USA का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर काफ़ी एंग्जाइटी फैली हुई है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, PTSD का, टेंशन और एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं अमेरिका के फ़ौजी जो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हज़ारों की तादाद में हैं। ये क्या मामला है? ओवरऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफ़िकली इस वॉर थिएटर में
अब्राहम लिंकन के ऊपर मौजूद फ़ौजियों की ज़हनी हालत के ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे कॉमोडोर रिटायर्ड वजीउल हसन साहब, उनके साथ होंगे सुहेल ज़फ़र साहब, एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और दूसरे इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर मरियम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ के हवाले से? किस किस्म के पेशेंट्स ज़्यादातर आपकी तरफ आते हैं जिनको आपने डील करना होता है, और वो क्या शिकायत लेके आते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने शो पे बुलाया है। और आई थिंक ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। तो जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, देखें जिस तरह जो हमारा आलमी दायरा सेहत है WHO, उसने सेहत की जो डेफिनेशन दी है उसमें सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं है, बल्कि जो जहनी सेहत है और समाजी सेहत, तो फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है। और उसमें मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म का हर हिस्सा जो है वो हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो अगर ये जो जहनी बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे जो आपकी जहनी सेहत है उसके अलावा जिस्मानी सेहत भी इफ़ेक्ट होती है। तो जिस तरह आपने सवाल पूछा, देखें 1 बिलियन लोगों को दुनिया में WHO के हिसाब से जहनी तकलीफ़ें हैं, और अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 24 मिलियन लोगों को इस वक्त जहनी तकलीफ है। और बहुत सारी चीज़ें अभी रिसर्च में नहीं हैं जो बीमारियां आप रिपोर्टेड केसेस की बात जी जी, ये सिर्फ वो हैं जो हमने, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च कम है, तो ये वो है जो एविडेंस 2021 तक थोड़ा बहुत जो जमा हुआ था कम्युनिटी में जी। तो जिन बीमारियों का आप पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो देखी जाती है वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी है, जो घबराहट की तकलीफ है। उसके अलावा जो सब्सटेंस अब्यूज़, मंशियात की बीमारियां हैं वो, फिर ख़वातीन में बच्चों की पैदाइश के बाद जो पोस्ट नेटल इलनेसेस हैं या पेरीनेटल मेंटल हेल्थ के गिर्द, फिर बच्चों के अंदर चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह ऑटिज़म है, ADHD है। बिल्कुल। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी से रिलेटेड, पैनिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, बायपोलर डिसऑर्डर है और स्किज़ोफ्रेनिया, ये बीमारियां। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, ये सारे के सारे नाम हमने सुन रखे हैं, लेकिन हाउ वुड वन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज इलनेसेस, ये आप बेहतर बता सकती हैं। इसकी तरफ भी मैं आऊँगा, डॉक्टर आमना को भी गुफ्तगू के अंदर शामिल करते हैं। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान के अंदर भी सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। WHO ने कुछ अपने जो केसेस हैं उनका भी डाटा शेयर किया कि 15,000 सुसाइड केसेस एनुअली जो है वो देखने के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। आप ये किस चीज़ से एट्रीब्यूट करेंगी इस इतने हाई नंबर को? आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड क्या लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आया है, ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, हमने अपने लिए मुश्किल बना ली है, या इट हैज़ समथिंग टू डू विद द ह्यूमन ब्रेन? इस पे कमेंट कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर मरियम ने बताया है कि हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वो 2 अमराज हैं कि जो हम रोज़मर्रा देखते हैं। बहुत ज़्यादा ये अमराज अब ज़्यादा हो गए हमारी सोसाइटी में। उसमें यह है कि अगर अनट्रीटेड रहे डिप्रेशन तो इंसान सुसाइड की तरफ जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन हम जो लोगों को बताते हैं वो ये है कि हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, दिस इज़ ऑल साइंटिफिक। ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनकी कमी की वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और फिर जब डिप्रेशन होते होते इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, जिसको हम सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ साइकोसिस है, उसमें भी हो सकता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, उसमें भी, और इस तरह के और डॉक्टर साहब, इसकी रेमेडी क्या है? किन लोगों को अलार्म होना चाहिए? आपकी गुफ्तगू सुने जो लोग, तो हमारे इर्द गिर्द ये सारे केसेस बहरहाल मौजूद होते हैं, और एक टैबू भी है पाकिस्तान में कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें या अपना कोई मसला बताएं तो लोग पागल डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्या किन लोगों को डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए या साइकाइट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए? जब आप मतलब वो क्या सिम्टम्स होंगे जिसको आप कह सकें कि डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, और फौरी ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए, और कितना फ़ायदेमंद होता है, इसके ऊपर बात करें प्लीज़। देखिए जी, डिप्रेशन वैसे मैंने बताया है कि अगर शुरू में ही किसी बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसके जो एक्सट्रीम सिम्टम्स है ना, उससे इंसान बच सकता है। ठीक। जो डिप्रेशन है उसमें जब हम जो रोज़मर्रा देखते हैं उसमें ये है कि एक तो जैसे आपने पहले बताया कि स्टिग्मा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी सोसाइटी में 3 तरह के स्टिग्मास हैं। एक तो
सोसाइटी का स्टिग्मा है कि जी लोग क्या कहेंगे। ठीक। दूसरा फैमिली का स्टिग्मा है, उसमें ये कि जी फैमिली छुपाती है, अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी ज़हनी मर्ज हो तो फैमिली छुपाएगी या कहेगी जी लड़की है इसकी शादी कैसे होगी। ठीक। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी की अगर फ्रैक्चर हो जाती है टांग, तो क्या वो भी आप लोगों से छुपाएंगे? बिल्कुल नहीं। और तीसरा एक सेल्फ स्टिग्मा भी होता है कि इंसान सोचता है कि शायद मैं कमज़ोर हूँ, मेरा ईमान कमज़ोर है, या लोग कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने ओवरकम करना है, तो फिर हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कि ये चीज़ें। जब भी मसला हो तो डॉक्टर के पास जाएं और उसको चेक करवाएं। डॉक्टर मरियम, हम सुनते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये ट्रेंड कि या केसेस सुनने में आने लग गए हैं कि ऑटिज़म बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्या शुरू से ही ये इस तरह था? अब क्योंकि हमारे पास मीडियम ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया है, कोई चीज़ छुपती नहीं, लोग हर चीज़ आके पोस्ट करते हैं, तो क्या इसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ऑटिज़म बढ़ रहा है? ये हमेशा से इसी तरह था या वाकई कोई ऐसा चेंज आया है माशरे में, सोच के अंदाज में, या दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, गैजेट्स ज़्यादा आ गए हैं, ये जेनेटिक पैटर्न में कोई एनॉमली है, या इसका ताल्लुक हमारी लाइफस्टाइल से है? ये क्या मामला है? इसके ऊपर रोशनी डालें। ऑटिज़म क्यों फैल रहा है? अच्छा, बच्चों में देखें ऑटिज़म जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली बच्चे ऑटिज़म और ADHD के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक। और ऑटिज़म इज़ बेसिकली एक कंडीशन है। ठीक। ये इसको उस तरह बीमारी भी नहीं कहा जाता है, इसको न्यूरो डाइवर्सिटी कहा जाता है कि हर बंदे के जो जहन के खुलिये हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और उनकी समझ लें वायरिंग ही ऑटिस्टिक बच्चों की इस तरह होती है जो अलामतें वो दिखाते हैं। पहले ऑटिज़म का क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसकी डायग्नोसिस नहीं होती थी, तो कभी पता नहीं चलता था। अक्सर कहते थे कि ये बच्चा है, ये अल्लाह वाला है, या ये भोला है। तो जो बच्चे ज़्यादातर जिस तरह फीचर्स में आप देखते हैं कि उनके अंदर डेवलपमेंटल डिलेज के अंदर स्पीच डिले होती है, या वो एक ही चीज़ को रिपीटेटिव बिहेवियर उनका एक ही चीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, सोशल इंटरेक्शंस जो है वो ऑकवर्ड होती हैं, तो लोग यूजुअली इनको पहले पहचानते नहीं थे। जूं जूं अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो ऑटिज़म की डायग्नोसिस हो रही है, और अब तो एक नई टर्म आई है जिसको ODHD कहते हैं। ऑटिज़म एंड ADHD दोनों इकट्ठे बच्चों में मिलती हैं, और तकरीबन 60% लोगों में आपको ओवरलैपिंग मिलती है कि दोनों अलामतें इकट्ठी मिलती हैं। ठीक। डेफिनेटली और फैक्टर्स भी होते हैं। देखिए, जब हम जहनी किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि कॉजेज़ भी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। कुछ मौरूसी कॉजेज़ होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं जो समाजी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं उससे रिलेटेड होती हैं, पैटर्नल एज, मैटर्नल एज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑटिज़म का कॉज होते हैं। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारे पास क्योंकि अर्ली रिकग्निशन नहीं है, जब उससे ऑटिज़म से रिलेटेड अर्ली सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं किया जाता पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं है, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट नहीं है। बिल्कुल। उस वजह से वो चीज़ बढ़ती जब उनको आगे कोई कोमॉर्बिड और एंजाइटी, डिप्रेशन या गुस्सा, या जब वो अपने टीनेज ईयर्स में जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, उस वक्त फिर उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वो बाय देन लेट हो चुका होता है। जी। एंड एक चीज़ आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि एक मीडियम यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी ये वैक्सीनेशन जो होती है MMR उससे ऑटिज़म होती है, ऐसा नहीं है। तो ये आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको कन्वे करूँ कि इसमें बहुत अच्छा किया कि ये आपने बड़ी एक अहम चीज़ बताई, क्योंकि इस किस्म की मिसकंसेप्शंस, जैसे हमने पोलियो कैंपेन्स में भी देखा कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें एसोसिएट कर देते थे कि इस ड्रग में ये मिला हुआ है और ये नहीं मिला हुआ, तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। पर कैपिटा जो साइकाइट्रिस्ट हैं पाकिस्तान में वो बहुत कम है, आपने इसका जिक्र भी किया। ये कितना अहम है हुकूमत के लिए, और हमारी जो हेल्थ बॉडीज़ हैं या जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर कितना अहम है डॉक्टर्स में भी लोगों को ये एजुकेट करना या उनकी करियर काउंसलिंग करना कि वो इस तरफ आएँ, क्योंकि ये भी एक बहुत निगलेक्टेड किस्म का एक डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल में, क्योंकि देर आर नॉट वेरी मैनी साइकाइट्रिस्ट और बहुत कम है पेशेंट्स के रेशो में उनका नंबर बहुत कम है। तो किस तरफ इशारा करता है, हुकूमत कब तवज्जो देगी इस तरफ? देखिए, सबसे पहले तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो हम जो है ना बड़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं। हर 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए 0.19 साइकाइट्रिस्ट, व्हिच मींस नॉट इवन वन साइकाइट्रिस्ट। बिल्कुल। और टोटल 300 से 400 साइकाइट्रिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड एंड प्रॉपर, और जो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो तकरीबन टोटल मिला के 1100-1200 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मींस साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड साइकाइट्रिस्ट।
ठीक। एंड आई थिंक उसकी एक दो तीन मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो भी रिसेंटली एक ये जो एक इंडक्शन का सिस्टम भी हुआ है, मैं किसी भी सिस्टम से नहीं ऑब्जेक्ट करती, लेकिन वो ये प्रॉब्लम होती है कि जो टॉप के बच्चे होते हैं कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस से जब ग्रेजुएट करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, उनको मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीड्स इन डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाता है। जो नीचे रह जाते हैं उनको मर्जी के खिलाफ साइकाइट्री में भेजा जाता है, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता या वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं जी। और सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, और ट्रेनिंग क्योंकि आप सिर्फ गवर्नमेंट के यूजुअली या प्राइवेट इदारे में कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है विद CPSP एंड FCPS, तो FCPS MCPS की डिग्रीज बहुत कम हैं, और जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं वो फिर आगे बाहर की तरफ चले जाते हैं। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि हमारे जो जिस तरह बाहर के जो एरियाज़ हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है या रूरल एरियाज़ हैं, उधर फैसिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर्स के पास, तो नोबडी वांट्स टू लीव, वो जो शहर का सेंटर है उसको छोड़ के बाहर गांव में जाने को कोई तैयार नहीं है। तो ये एक रीज़न है कि हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की इतनी किल्लत है, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली नोट, और हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके ऊपर ख़ास ख्याल करना चाहिए कि इंसेंटिव्स हों ताकि लोग इस फील्ड की तरफ जाएँ। बिल्कुल, ये बड़ा आपने राइट डायरेक्शन में इशारा कर दिया। डॉक्टर आमना, ये बताएं कि बड़ी दफ़ा हमने देखा है लोग कंप्लेन करते हैं कि जिन आ गया किसी इंसान पे, किसी बच्ची पे, और किसी नीम हकीम के पास ले गए, और या फिर किसी ऐसे क्वैक के पास ले गए, या एक्सरसिज्म शुरू कर दिया उसका। ये आम तौर पे जो केसेस इस तरह के होते हैं, क्या वो हिस्टीरिया के मरीज़ होते हैं? इसके ऊपर ज़रा कुछ बात करें कि नॉर्मली जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ज़्यादातर जिनको सस्पेक्ट किया जाता है कि इन पे जिन या कोई साया है, वो उनको हिस्टीरिया की बीमारी होती है। हिस्टीरिया की बीमारी क्या है, और ऐसे पेशेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो ट्रीटेबल होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं हेल्थ बिलीव मॉडल पे बात करूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोगों का बिलीफ ये है कि अगर किसी को कोई दौरे या झटके पड़े या कोई ज़हनी तौर पे बीमार है तो वो ज़रूर या हिस्टीरिया है या फिर उसको कोई जिन उसके ऊपर पड़ गया है। ठीक। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है जी। मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर मलिक हुसैन मुबशर, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम किया है। ठीक। हमें ऐसे है कि अपने स्कूल्स, अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने महलों, गलियों और मस्जिदों में ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि ठीक है, आप बिल्कुल नमाजें भी पढ़ें, दम भी कराएं, लेकिन साथ उस मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट भी करवाएं। बिल्कुल ठीक है। कई दफ़ा डिप्रेशन में ऐसे सिम्टम्स आते हैं या साइकोसिस में ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि इंसान हिलूसिनेट कर रहा होता है या उसको डिल्यूजन्स होती हैं, ये सारे सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं। कई बार एपिलेप्सी, ऐसी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में होती है कि इंसान एकदम से भागना शुरू कर देता है, उसको नहीं पता चलता कि आसपास क्या हो रहा है। तो ये जिन नहीं है, ये ट्रू मेंटल इलनेसेस हैं और 100% ट्रीटेबल हैं। बिल्कुल ठीक। जब भी कोई इस किस्म का एपिसोड किसी पेशेंट को हो, जो मैंने गैदर किया आपकी बात से, उसको डॉक्टर के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास पहले लेके जाएं, और उसके बाद कोई और, जाहिर है आपने खुद ही कह दिया कि दम दरूद वगैरह भी करवाएं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर मरियम, सुसाइड रेट भी एक इशू है, बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पढ़ाई का बड़ा बोझ है, हमने अपने लिए टारगेट्स बड़े मुश्किल सेट कर लिए हैं। बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर से नीचे कुछ बनाना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं है माँ बाप की तरफ से। ये बच्चों की साइकोलॉजी पे क्या असर डालती है चीज़, कितना प्रेशर क्रिएट होता है, और डज इट लीड टू, गॉड फॉरबिड कोई ऐसा ना हो, लेकिन डज इट लीड टू सुसाइड अटैम्प्ट या कुछ इस तरफ जाती है, खुदकुशी की तरफ चीज़ है? जी, दिस इज़ एन एक्सेलेंट थिंग दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। देखिए, सबसे पहले तो सुसाइड जो खुदकशी है, इसके बारे में अगर बात करें तो तकरीबन एवरेज पे एक साल में ग्लोबली 7.5 लाख लोग
सुसाइड big करते हैं number, और जी। पाकिस्तान में तकरीबन 13.5 से 15,000 का फिगर तो 2021 का था। जी। और अभी ये चीज़ जहन में रखें कि पाकिस्तान में सुसाइड रिपोर्ट नहीं होती। एक तो कुछ इस वजह से क्योंकि लोगों का वो जो स्टिग्मा की डॉक्टर आमना ने बात की, तो दे डोंट वांट टू टेल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको होता है अच्छा जब बड़ी बच्ची ने कर लिया तो छोटी का रिश्ता कैसे होगा। जी। फिर इसको बुरा समझा जाता है कि शायद ईमान नहीं है या घर में कोई ऐसे मसाइल हैं, इसकी वजह से किया जाता है। तो सबसे पहले तो लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। बट जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, बच्चों में सुसाइड इज़ नाउ द सेकेंड एंड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन बिटवीन 15 to 49, जो कि इतनी 15 to 39, एंड ये इतनी अलार्मिंग किस्म का फिगर है जी। क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ मौरूसी फैक्टर्स भी होते हैं जो सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं, अच्छा। बट बहुत सारे समाजी फैक्टर्स हैं। एंड ख़ास तौर पे जो हाईलाइट करनी चाहिए ना, वो सोशल मीडिया पे कवर्ट बुलियिंग है। बिल्कुल ठीक। बच्चों का मजाक उड़ाया जाता बिल्कुल है ठीक। रंगत पे, मोटापे पे, पतले होने पे, काले होने पे, छोटे होने पे, अल्लाह न करे किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी हो उसके ऊपर, स्पीच के ऊपर। और जो मिल के जब बच्चों पे, ख़ास तौर पे जो यंग टीनेज बच्चों के ऊपर किया जाता जी। है, तो उससे वो अक्सर औकात तंग आकर या उसको फेस करने के लिए डिस्कस नहीं करना चाहते और उनको ब्लैकमेल किया जाता है मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ, इन चीज़ों के साथ। एंड द कॉमनेस्ट कॉज बच्चों के अंदर इज़ आजकल मंशियात, जो कि इतनी ईजिली अवेलेबल हैं। चरस, आइस, आपको लिटरली ये छलियों के स्टॉल्स के ऊपर ये चीज़ें मिल रही डॉक्टर होती हैं। साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगा, ये ज़रूर हाईलाइट कर दीजिए कि ये ड्रग्स जिनका आपने नाम लिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर व्यूअर्स टू नो कि इन ड्रग्स का बहुत सारी लोग कहते हैं कि इनका तो कुछ नहीं, ये तो टेम्प्ररी एक फेज़ है, उस या नशा आपको कुछ थोड़े वक्त के लिए होगा। इसका दिमाग पे क्या असर पड़ता है? क्या ये केमिकल्स हैं या ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ज़ाहिर है मैं, ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप समझ गई होंगी, इसका नुकसान क्या है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो हमारे जहन के जूस होते हैं ना, जी। जिनका न्यूरोकेमिकल्स डॉक्टर आमना बता रही जी। हैं, वो हमारे सारे जिस्म की, हमारी नाड़ों, पट्ठों, नींद, भूख, जज्बात, एहसासात को कंट्रोल करते हैं। तो ये जितने भी नशावर जो भी चीज़ें हैं, चरस हो गई, इवन निकोटीन, आजकल वेप, शीशा, स्टिंग, गोलियां, ये पीसीपी, ये एनर्जी ड्रिंक्स की जी, बात आप एनर्जी करें। ड्रिंक्स जो जी, फिजिक बिल्कुल ड्रिंक्स ठीक, हैं। ठीक। और आजकल कोई नया आया हुआ है, वो प्री गैबलिन की गोलियां बच्चे स्टिंग में डाल के पी रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। नींद की गोलियां जो हैं, ख़ास तौर पे अल्प्राजोलैम केमिस्ट पे ओवर द काउंटर ले लेते हैं। तो जब बच्चे इन दवाइयों को लेते हैं तो इनके कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो उस वक्त होते हैं, जिस तरह उस वक्ती तौर पे तो दे फील हाई, दे फील रिलैक्स्ड, या उनको लगेगा जी हम सो बेहतर हैं या इंजॉय कर रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म पे ये और किस्म की ज़हनी बीमारियां कर देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब रिहैब में भी जाते हो तो वक्ती तौर पे आप जितनी देर लॉक में हो, आपने छोड़ा हुआ है, तो नशा तो छूट जाता है। नशा तो 5-7 दिन के अंदर भी छुड़वाया जा सकता है। ठीक है। प्रॉब्लम ये कि जो बीमारियां उसकी वजह से हो जाती हैं, कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस इतना कॉमन है। मैं अपनी प्रैक्टिस में रोजाना कम से कम 30 to 40% पेशेंट्स जो देखती हूँ उनमें कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस होता है। एंड बिकॉज ऑफ माफिया, ड्रग माफिया, इंटरनेशनली भी क्योंकि कुछ जगहों पे लीगल है, तो अब बच्चे आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखें जी ये तो फलाने स्टेट में अमेरिका के लीगल है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रग माफिया। इन एक किस्म के कंपाउंड के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे जहन के अंदर ये डिप्रेशन कर देती हैं। बहुत सारे बच्चे ओवरडोज से फौत हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, और भी इतने कुछ हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो चल रहा है, ये जो आईवी ड्रग अब्यूजेज हैं बच्चों में ख़ास तौर पे, उनसे आप देखें HIV कितना बढ़ गया है, हेपेटाइटिस B और C कितना बढ़ गया है। वो तो एक एलाइड मसला है उसके साथ। तो अगर आप मुझे कहें कि असरात क्या हैं, तो ये वही बात है कि अगर आप पानी के दरिया में एक पत्थर डाल दें तो रिपल इफेक्ट होता 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 पूरी फैमिली और पूरा नेशन और पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है। बिल्कुल, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। डॉक्टर आमना, एक केस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक स्टूडेंट के सामने आया, उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। उसके बाद उसको उसकी काउंसलिंग की गई, उससे पूछा गया, वो इट वाज अ फेल्ड अटैम्प्ट। अल्लाह का शुक्र है वो बच्ची बच गई, लेकिन उसने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसके घर वालों ने भी कहा कि सब मामला ठीक हैं। ये किस तरफ इशारा करता है? ये जाहिर है एक आप हाईलाइट कर दें तो मानता तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्या इसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी होते हैं? ये कुछ जेनेटिक भी है, डॉक्टर मरियम ने इशारा किया। आप थोड़ा सा इसके ऊपर तफसील से बता दें कि माँ बाप को किन बच्चों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है बच्चे फ्यूचर होते हैं और बड़े अजीज़ भी होते हैं। तो अवेयर हो जाएं कुछ लोग आपकी एडवाइस से, किन बच्चों को वॉच करना चाहिए, किन हरकतों या सिम्टम्स को
देख के पता चल सकता है या नहीं पता चल सकता कि कोई ऐसा काम कर सकते हैं? जी, पेरेंट्स को बहुत वॉचफुल होना चाहिए इस तरह के। हम बेसिकली प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी देखते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह डिप्रेशन में चला गया है और उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो हम देखेंगे कि उस बीमारी से पहले की उसकी शख्सियत किस तरह की थी। क्या वो लोगों में घुलता मिलता था, बातचीत करता था, दोस्त सहेलियाँ उसके बनते थे, स्ट्रेस कोपिंग कैसी थी उसकी। लेकिन अगर वालिदैन ये नोटिस करें कि बच्चा बिल्कुल अलग थलग रह रहा है, बात नहीं कर रहा, या अगर कोई बच्चा हॉस्टल में है, वो माँ बाप से बात अवॉइड कर रहा है, दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ है जो शेयर नहीं वो कर रहा, इसके बाद उसका भूख, उसकी नींद, उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ या किसी भी चीज़ें जो वो पहले चीज़ें इंजॉय करता था वो अब बिल्कुल अलग थलग हो गया है, तो उस वक्त पेरेंट्स को काफ़ी मतलब ध्यान करना चाहिए उस चीज़ का और सीख करनी चाहिए मेंटल हेल्थ। बच्चों से बात करना कितना ज़रूरी है? माँ बाप का बच्चों के साथ एंगेज होना कितना ज़रूरी है? माँ बाप का बहुत ज़रूरी है जी। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। माय फादर वाज अ वेरी वेरी बिजी मैन, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह कि जब मैं क्लास 5 में गई तो अब्बू मेड इट अ पॉइंट कि हर रोज़ वो मुझे वॉक पे लेके जाते एंड ही वुड आस्क मी कि जी अच्छा आज आपका दिन कैसा गुजरा, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कैसी रही, और क्या हुआ, अच्छा आप कैसा फील कर रही हो। तो उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे वालिद साहब रोज़ इतना टाइम मेरे लिए निकाल के क्यों लेके जा रहे हैं मुझे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना पेरेंट्स का इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स गोइंग ऑन इन इसका ह्यूज इम्पैक्ट है। बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है और पेरेंट्स के लिए एक गाइडेंस से कम नहीं है। लाइफ बहुत बिजी है लेकिन बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमें अपने बच्चों को बहरहाल टाइम देना चाहिए। डॉक्टर मरियम, एक स्टेज ऐसी भी आती है, कुछ लोगों से मैंने सुना और मैं हैरान हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान अपने साथ रिलेट करता है चीज़ों को अपने हालात के मुताबिक, के इतने आइसोलेट हो जाते हैं कुछ लोग कि अपनी इमीडिएट फैमिली से भी बात नहीं कर पाते। मसला भी होता है, करना भी चाहते हैं, बट दे फेल टू कनेक्ट। ये किस तरफ इशारा करती है चीज़? ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ये मायूसी है, या आप फेथ लूज़ कर जाते हैं अपनी फैमिली में? डॉक्टर आमना ने अपने वालिद की एग्जांपल दी और बड़ी पर्टिनेंट एग्जांपल थी। कहाँ कमी रह जाए तो ये सिचुएशन आ जाती है फैमिलीज़ के दरमियान? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह एक ज़माने में होता था ना, ये जो हमारे सोशल उसमें था जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज, उसमें कम से कम फैमिली कनेक्टेड रहती थी। बच्चे अपने अगर सगे बहन भाइयों से नहीं, पेरेंट्स से नहीं, तो कज़न से, पप्पो, मामी, चाची, डिफरेंट रिश्तों में दे वुड शेयर इंफॉर्मेशन। बट अनफॉर्चुनेटली अब जब हम उस एक टिपिकल सिस्टम से निकल के सेपरेट या न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए उस हर चीज़ के नुकसानात और फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दी अदर थिंग इज़ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि खामोशी में बच्चे का जाना, ये कुछ चीज़ों की और बीमारियों की अलामतें हैं। सबसे कॉमनली तो ये डिप्रेशन में होता है, लेकिन बहुत सारी साइकोसिस की अलामतों में पहली अलामत में से ये होता है कि जी बच्चा बड़ा घुलता मिलता था लेकिन अब अलग थलग रह रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, मंशियात की तरफ भी ये इशारा करता है। तो ये बहुत सारी अलामतें हैं जिनको देखना होता है कि किस वजह से है। अगर ये ट्रेंड बड़ों में हो, ग्रोन अप्स में आ जाए, कुछ ठीक चल रहा हो, कुछ गलत हो जाए, फिर क्या ये उतना ही खतरनाक है जितना बच्चों में, या ये डिफरेंट है? देखिए, ग्रोन अप्स में तो बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा। क्योंकि जब आप ऑफ कोर्स आप अपनी प्राइम से आगे जा रहे हैं एंड यू गोइंग टुवर्ड्स एन ओल्ड स्टेज, आपको उस वक्त बहुत सारे, किसी को दीनी रुझान की तरफ होता है, गिल्ट चल रही होती है, जो आपके माजी की कोई चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंसेस, उनका भी गिल्ट एक चल रहा होता है। अगर उस टाइम पे डिप्रेशन हो जाए तो इस तरह होता है जैसे इंसान काली ऐनक पहन ले, उसको अपने अंदर अपने गिल्ट सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि हर बंदा जब एडल्टहुड में जाता है तो वो अपनी फैमिलीज़ में इतना बिजी हो जाता है कि बहन भाइयों के साथ भी बातचीत और फ्रेंड्स के साथ भी हर कोई अपनी दुनिया में बिजी है, टाइम निकालना पड़ता है। अब ये सोशल मीडिया और फ़ोन के दौर में तो जब दो लोग आपस में बैठे भी हों, इवन फ्रेंड्स, तो दे आर यूजुअली ऑन द फोन। बिल्कुल। तो आई थिंक, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर सोशल आइसोलेशन के हवाले से है ना, आई थिंक पैंडेमिक हैज़ बिन अ टाइम, कोविड वाला, जिसमें लोगों में इतना ज़्यादा कॉमनली हमने पोस्ट कोविड एंजाइटी और डिप्रेशन और आइसोलेशन देखी है। बच्चों में, बड़ों में ये अंडर कॉन्फिडेंस एक आदत ही नहीं रही। बस यही आदत है कि टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमें अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में रीच आउट करना चाहिए। इन नेबर्स में क्या, फ्रेंड्स में क्या, कि यू फील कि कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या बिल्कुल एकदम बातचीत बंद करें तो हाईलाइट करें, बिल्कुल। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
शायद इंसान बना ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए इन डिफरेंट सिचुएशंस, मेड बी योर फैमिली, मेड बी योर पीयर, या आपके जो नेबरहुड है। हम सोशल एनिमल्स शायद इसीलिए कहलाए जाते हैं। डॉक्टर आमना, ये बताइए कि आजकल पेरेंट्स ये भी देखते हैं या उनका ये शिकवा होता है कि हमने शायद बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया अपने बच्चों को, एंड वी हैव मेड देम वेरी सॉफ्ट, और अब ना ज़्यादा ग्राउंड्स का रुख करते हैं और थोड़े नाजुक हो गए हैं। जाहिर है जिस जनरेशन से मैं हूँ, हम प्ले ग्राउंड्स में भी जाते थे, खूब डांट भी खाते थे और उसके बाद शाबाश भी मिलती थी, तो उसकी वैल्यू भी होती थी। तो अब बच्चों को इतना प्यार हमने कर लिया है कि बच्चे जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? और बच्चों को अगर ऐसा है कि हमने ही ज़्यादा पैम्पर कर दिया है, तो फिर उसकी रेमेडी क्या है? हाउ टू मेक देम नॉर्मल, इसके ऊपर बात करें। ठीक है, ऐसे कि सोशल मीडिया जो है, स्पेशली हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, अब बच्चे लाइक ग्रेड 2, 3, 4 के बच्चों के पास लेटेस्ट मोबाइल्स होते हैं जी। ये तो पेरेंट्स की एक तरह से कमज़ोरी कह लो या कोई गलती कह लो, ये वही है कि बच्चे अपने कमरों से नहीं निकलना चाहते, दे जस्ट वांट टू बी ऑन देयर फोन्स, वो बात नहीं करना चाहते। क्योंकि जब किसी को कोई हमारे पास आता है ना पेशेंट डिप्रेशन के साथ, तो हम सबसे पहले उसको पूछते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। ठीक। एक इंसान जो कमरे में ही बंद रहेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन योर मेंटल हेल्थ। ठीक। स्पेशली लड़के जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एग्रेशन होती है, तो वो एग्रेशन उन्होंने प्ले ग्राउंड्स में निकालनी होती है, नहीं कि वो बैठ के ही PS5 खेलें या वो बैठ के मोबाइल्स पे बात करें, मोबाइल एक वर्चुअल दुनिया में रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में लेके जाएं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, क्योंकि ये उनका टाइम है कि वो थोड़ा सा ओपन अप हो। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। डॉक्टर मरियम, ये फरमाइएगा कि आप कैसे देखती हैं इन ओवरऑल, आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, आप रूरल एरियाज़ के जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है उसको भी केटर करती हैं, यू मेक अ स्पेशल एफर्ट कि आप उनको भी देखें, विच इज़ अ वेरी नोबल थिंग, जबकि इस फील्ड के अंदर कमी भी है डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा। तो उनके क्या मसाइल हैं? ये हमने एक सर्टेन क्लास की बात की, डिप्रेशन और एंजाइटी, क्या यही प्रॉब्लम्स आपके लोअर स्ट्रेटा जो है हमारा ऑफ द सोसाइटी, उसमें भी ये चीज़ कॉमन है? उनके लिए भी स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा हार्मफुल है, या वो भी उतने ही ज़्यादा प्रोन हैं इन सारी चीज़ों के, या वहाँ मामलात कुछ फ़र्क हैं? इस पर बात करें। देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर ये प्रेफर करती हूँ कि मैं उसी ये जो रूरल पॉपुलेशन है उनको केटर करूँ। बहुत अच्छा। और वो इस वजह से क्योंकि देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हैं ही रूरल एरियाज़ में। बिल्कुल ऐसा। अर्बन एरियाज़ वालों ने तो ये सिलेक्ट करना है, अच्छा जी हम पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तो बेस्ट पॉसिबल साइकियाट्रिस्ट कौन है। मेन बात तो ये कि आपकी जो मैसेज हैं आप उनको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु नीड इट। और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करने की चीज़ है, सबसे पहले जेंडर डिस्पैरिटी। एक आदमी की ट्रीटमेंट में और औरत की ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क है। कभी कभी फैमिलीज गांव से आती हैं, वो कहती है अच्छा बेटा बेटी दोनों हैं, दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है, कहते हैं जी बेटे ने तो असल में कमाई करके ला के देनी है, धी ते कोई गल नहीं पढ़ा दे तो नहीं इलाज भी नहीं कराते पहले। हाँ, तो द स्टैंडर्ड्स एंड द जेंडर डिस्पैरिटी, ट्रीटमेंट जो एक्सेस टू केयर है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है रूरल पॉपुलेशन में। एंड नेचुरली रूरल पॉपुलेशन वाले पहले पीरों, फ़कीरों, हकीमों उनके पास से होते हुए वो करके सारा जब वो कर चुके होते हैं, फिर कहीं ना कहीं रेफर होते हैं, वो आते हैं। उनके अंदर आपको ज़ाहिर बात है ये जादू, जिन और ये वाले जो उनका हेल्थ बिलीफ मॉडल है, या जो उनके कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स हैं, जो उनके सकाफती ख्याल हैं, समाजी जो ख्यालात हैं बीमारियों के मुतालिक, वो ज़रा मार्क्ड होते हैं। लेकिन ये चीज़ अलबत्ता ज़रूर है कि देखें ये जो स्टिग्मा है ये सिर्फ रूरल पॉपुलेशन में नहीं है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में, अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। दे विल ऑलवेज कम टू द हॉस्पिटल वेयरिंग अ मास्क। वो हमेशा कोशिश करेंगे किसी को पता ना चले कि हम साइकियाट्रिस्ट के जा रहे हैं कि कोई हमें पागल कहेगा। तो रूरल पॉपुलेशन वाले जब हमारे पास लोग आते हैं, यूजुअली गरीब लोग, जब वो आपके पास पहुंच जाते हैं, फिर डॉक्टर का वर्ड उनका आखिरी वर्ड होता है। वो टाइम पे दवाई खाते हैं, टाइम पे आते हैं, जो पहुंच जाए डॉक्टर तक। ठीक है।
और कभी भी ये नहीं होता कि वो टाइम पे फॉलो अप ना करें। बिल्कुल और ठीक। जो सो कॉल पढ़े लिखे शहरी लोग हैं उनका ये होता है अच्छा जी हमने एक दवाई नहीं खाई, एक खाई है, कंप्लायंस के इश्यूज होते या हैं। खुद ही अपने आप को एक Self-medication, सर्टिफिकेट दे दिया Google कि अब मैं doctoring। ठीक हो गया जी हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और कितनी देर खानी है ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन रूरल पॉपुलेशन में जाहिर बात है क्योंकि अंडर रिपोर्टेड है, अगेन सुसाइड रिपोर्ट नहीं होती, हाईलाइट नहीं होती चीज़ जी। वहाँ पे। फिर सोशल मीडिया भी देखें, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे हमने हाईलाइट किए हैं बच्चों में नुकसानात, जी। फायदे आप देखें। टीवी एक मीडियम है, सोशल मीडिया एक मीडियम है जिसके थ्रू अवेयरनेस आती है मेंटल हेल्थ की, तो वो कैसे पहुंचे हैं? तो उसमें एक कई साल पहले 2003 में WHO ने एक स्टॉप्स प्रोग्राम किया था, स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट सुसाइड। और उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो इस कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर पे जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने उस पर काम किया था पाकिस्तान में कि जो मस्जिद के मोहल्ला हैं और जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन लोगों को एजुकेट किया था ताकि आप डिसेंट्रलाइज करो, आप मेन सेंटर शहरों से जाके गाँव में जाके सर्विस दें इस चीज़ को। जी। तो मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि यू हैव टू डिसेंट्रलाइज, डीमिस्टिफाई, डीमिथिफाई एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइज, कि ये जो सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे निकल के आप मेंटल हेल्थ केयर को बाहर सोसाइटी में लेके जाओ। बिल्कुल ठीक। बड़ी अहम तरफ आपने इशारा किया और बड़ी पर्टिनेंट बातें की। एक आखिरी सवाल आप दोनों से कर लेता हूँ, आपका कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाऊँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये फरमाइएगा कि अभी हमने हाल ही में सुना है, ये आपका टॉपिक है भी और नहीं भी है, लेकिन मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। एक्चुअली ये मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में मैंने ये डिस्कस करना है। खबर ये आई है कि USS अब्राहम लिंकन के ऊपर जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर इस टाइम पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बड़े वो हिस्टेरिक हो रहे हैं। बड़ा उनका जो मोरल है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि उनको पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, उनके वॉशरूम्स भी ठीक नहीं हैं। कई हज़ार लोग एक पानी के अंदर एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद हैं और आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। किस तरफ इशारा करती है ये चीज़? देखिए बहुत कॉमन होता है ये जो जितने भी हमारे मिलिट्री वाले होते हैं, फोर्सेस वाले, पाकिस्तान और ये जो हमारे सोसाइटी में जो है हमारे स्पेशली पाकिस्तानी फौजी हैं बहुत ही बहादुर हैं। दे आर ट्रेंड फॉर द वर्स्ट एंड द बेस्ट। वो आपको जी मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है और फिर जो एक शहादत का जो एक हमारे अंदर एक जज्बा है वो इतना ज़्यादा है कि हमें ये वाली चीज़ें मैटर नहीं करती, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना सोना नसीब नहीं भी हो खा रहा रहे तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल इसी तरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए PTSD जो है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फौजियों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑफ कोर्स कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ या कहीं पे भी कोई देयर इज नो, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एथनिसिटी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अमरीकी है, अफ्रीकी है, पाकिस्तानी है, कहाँ का है, ये हर एक के अंदर भी हो सकता है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब है कि जब कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें आपको लगे कि आपकी जान जा सकती है, तो उससे मुतालिक जो जहनी कैफियत हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, कई महीने फैमिली से दूर होते हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा होता, कंफर्ट नहीं मिल रहा होता, नींद पूरी नहीं हो रही होती, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है आपका। जी, तो इस सारी चीज़ें की वजह से ये वाली जो आपने पॉइंट किया, तो दैट वुड बी वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर इट। इस एनालिसिस पे तो मैं ये देखता हूँ कि US को काफ़ी मुश्किल पेश आने वाली है। डॉक्टर आमना, आप भी इसके ऊपर कमेंट कर दें, फिर आपसे मैं इजाज़त लूँगा और अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाऊंगा। इसके ऊपर आप कमेंट कर दें, आपकी क्या राय है? जी, आई वुड सेकंड डॉक्टर मरियम। इसी तरह है कि माशाल्लाह हमारी जो फ़ौज है वो बहुत बहादुर है, उनमें शहादत का जज्बा भी है, उनको खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, उनका स्पिरिट वही रहता है। ठीक। लेकिन जो दूसरी अफवाज हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी और कंट्री का, लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं है। और फिर लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर बेसिक नेसेसिटी ही नहीं मिलेगी आपको, लाइक के पानी, सेफ्टी, तो फिर आप ऊपर क्या करेंगे, कैसे फाइट करेंगे, क्या करेंगे, ये है उनका। आपका पॉइंट आ गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के आऊँगा तो अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की जंग की। अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल उनके पास है, और अमरीकी अफवाज जो हैं, जो उनके बहरी बेड़े हैं, ख़ास तौर पे USS अब्राहम लिंकन, उसने बिल्कुल सारा मामला उस वॉर थिएटर में ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और ईरान ये कहता है कि ये साबित हो गया कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी वो फेल हो गई, और उन्होंने ईरान को के पैटर्न को, रेजिलियंस को, तैयारी को डीकोड ही नहीं कर सके और गलत रिपोर्टिंग की, और अब अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। साथ ही एक ख़बर ये भी है कि अब्राहम लिंकन के ऊपर ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो रहे हैं उनके फ़ौजी, और सेनेट के अंदर बात कर रहे हैं उनके सेनेटर्स के रिपोर्ट पेश की जाए। अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं इस बारे में। सोहेल ज़फ़र साहब, आपने तीनों ही चीज़ें सुन ली, कमेंट कर दीजिए, अमेरिका कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को या ईरान? और उसके बाद में बात करेंगे कि बहरी बेड़े के ऊपर डिप्रेशन का क्या आलम है। प्लीज़ कमेंट करें। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा बहुत ही पर्टिनेंट, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ही ये है, और पिछले 1 या 2 महीने से यही चला आ रहा है जी, जिसका जवाब सामने नहीं आता। बिल्कुल। मैंने इसको डिकोड कर लिया है जी, आज मैं आपके साथ ये बता शेयर दीजिए। करूं कि मैं उसको आगे हम लेके चलते हैं। ठीक। मेरी नज़र में तो जी इस तरीके से है कि हम कई बार देखते हैं कि एक मसले का हल हो जाता है, जी। और मसले का हल होने के बाद लगता है कि अच्छा ये अब डील हो गई, ईरान को भी आसानी मिल गई, चले जी तेल बेचे, चले जी एवरीथिंग इज ओके। ठीक। और सडनली कोई, जिसे हम कहते हैं ना स्पैनर इन द वर्क्स, जी। अचानक कोई ना कोई उसमें कोई ऐसी रखना डाल दिया जाता है। ठीक। तो उसका जो हल मैंने निकाला है जी, मेरी नजर में है कि इस वक्त ईरान के लिए भी ये जरूरी है कि थोड़ा सा केओस रहे, क्योंकि जो ईरान के अपने मामलात हैं जिसमें उनके तमाम साथी मुख्तलिफ अतराफ में, प्रॉक्सीज का वर्ड लोग यूज करते हैं, मैं ऐसा नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा जो भी उनके साथी हैं, जो भी उनके एलाइज हैं, उन सब के साथ जो उन्होंने मामलात चलाने होते हैं, उसमें एक ऐसी इकोनॉमी जो बिल्कुल नॉर्मेल्सी की तरफ चली जाए। नॉर्मेल्सी अब नया वर्ड है, वैसे नॉर्मेलिटी होता था पुरानी इंग्लिश के अंदर तो अमेरिकन यूज करते हैं नॉर्मेल्सी, हम भी कर लेते हैं। नॉर्मेल्सी की जो फर्स्ट कैजुअलिटी होगी मेरी नजर में वो होगी IRGC का जो एक कंट्रोल है, तो लिहाजा नॉर्मेल्सी की तरफ ये नहीं जाने देंगे, ये मेरा एक ख्याल है। इसलिए लगता है कि इसकी कंट्रोल किस तरफ है, आप मेरा इशारा समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। कॉमोडोर साहब, आप फरमाइएगा, आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पे तो मामलात जो हैं वो किसी तरफ जा नहीं रहे। अमेरिका कुछ क्लेम कर रहा है, ईरान कुछ क्लेम कर रहा है, और अब ईरान ये भी क्लेम कर रहा है, उनके जो ब्रिगेडियर रज़ा नाकदी हैं वो ये कहते हैं कि अब हम डाइवर्सिफाई करके अटैक करेंगे। मतलब हमारी ये पोजीशन हो गई है कि अब हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे, हम अटैक्स भी लॉन्च करेंगे। ये नई स्टेटमेंट दी है उन्होंने, ब्रिगेडियर जनरल जो हैं रज़ा नाकदी। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, ईरान की पोजीशन को कैसे देखते हैं? क्या ईरान इस मकाम पे पहुंच गया है कि अपने आप को डिफेंड करने के बाद कामयाबी से अब अटैक भी लॉन्च करेगा? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बात करते हैं अब्राहम लिंकन की, जिधर से बात आपने पहले स्टार्ट की। बिल्कुल जी। अच्छा देखें, अब्राहम लिंकन जो है तकरीबन, ये बहरी बेड़ा जो है तकरीबन 5000 अफराद इसमें है। बिल्कुल जी। और ये पिछले तकरीबन 250 दिन से समंदर के अंदर डिप्लॉयड है। ठीक। और ये निकले थे पिछले साल समवेयर सितंबर में, और ख्याल ये था कि इनका जो कंप्लीट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, पैसिफिक डिप्लॉयमेंट थी, उधर से घूम घुमा के वापस आ जाएंगे मई में। लेकिन ये एक्सटेंड होते रहा, और जाहिर बात है समंदर में रहना जो है वो इटसेल्फ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब नेवी या शिप जो है समंदर में जाता है तो पहली जंग समंदर के साथ होती है। बिल्कुल ठीक। बाकी उसके बाद डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि उसमें एक आप समझ लें कि एक कन्फाइंड एरिया है जिसमें आपने रहने हैं, वही लोग हैं जिनकी आपने डेली शक्लें देख रहे हैं, वही लोग हैं। अगर उनके साथ हालात ठीक नहीं बने तो अब आपने उन्हीं के साथ गुजारा करना है, तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो होते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये अगर आपको याद हो, दरमियान में आज से कोई 2-3 महीने पहले ये खबर आई थी जी कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के, जिसमें इसका भी जिक्र था कि थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, एयर कंडीशनिंग के इश्यूज हैं, और वो जो जी लिविंग एनवायरनमेंट है वो खराब है। बिल्कुल, अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। पानी का मसला है, चीज़ों का मसला है, टॉयलेट्स का मसला है, इवन जो इनकी सिक्योरिटी है उसका मसला है। 1-2 हमले भी किए उन्होंने एक दूसरे पे। प्लीज़ कंटिन्यू करें।
अच्छा जी जी, तो अब सिचुएशन ये है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर रहना सेलर्स के लिए, जबकि क्लैरिटी ना हो, ये भी नहीं पता हो कि वापस कब जाना है, ये भी बिल्कुल। नहीं पता हो कि अगले दिन हमने क्या काम करना, और ये भी नहीं पता कि क्या काम नहीं करना, ठीक। तो ये एक टेंशन वाली बात होती है, कंसर्न होता है, और एक जो शिप की कमांडर, जो नेवी की कमांडर, उसके लिए बड़ी परेशान कुन बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ईरान, अब हम ये पिछले 6 महीने से ये बात बार बार कर चुके हैं कि ईरान जो है वो एक तरह का स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस है। जी। उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड अमेरिका के हथियार थे या जो उसकी वॉर मशीनरी थी, वो उसके लिए उतनी सूटेबल नहीं थी। ठीक। बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर खुले समंदर में तो बहुत आसान है ऑपरेट करना, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ यूज किया। बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को करीब लेकर आते हैं, तो वो शिकारी खुद शिकार होने का चांस, जो हम उर्दू बिल्कुल में ठीक। बात करते हैं, वो बन जाता है। जी। क्योंकि एक बहुत लो कॉस्ट वेपन से वो शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल तो इनको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाजमी तौर पे दूर रखने पड़ते हैं। ठीक। तो एक तो बात ये हो गई। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल या अपना हॉर्मस का कंट्रोल। ठीक। मजेदार बात इसमें यह है कि जिस चीज का जंग से पहले कोई मसला नहीं था, वही जंग का सबसे और बड़ा ना मसला है। उनके और वो अब सबसे बड़ा मसला, बिकॉज उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में ये बात थी नहीं, ना जी। उन्होंने इस किस्म की कोई बात की। अब सारी बात इसके ऊपर आके तय हो गई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये इंडिकेट एज मिलिट्री एनालिस्ट ये बात इंडिकेट करती है कि उन्होंने वो तमाम चीजों का जायजा नहीं लिया जिनका वो जायजा उम्मीद थी कि वो जायजा लेते, बिल्कुल। जैसे अभी इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। जी। और अपना हुर्मस का अभी कंट्रोल, अभी हम पिछले 6 महीने में ये भी बार बार देख चुके हैं कि जो यूएस की इंतजामिया है उसकी, और खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की, ट्विटर के साथ बड़ी एक अनफिल्टर्ड उनकी कम्युनिकेशन चल रही होती है। पिछले 4 महीने से जो वीकेंड होता है उसके ऊपर एक बड़ी बड़ी बातें आती हैं, जी। जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक। ट्यूसडे तक वो बातें जो है वो कुछ चेंज हो जाती हैं, और एक साइकिल जो है वो नजर हमें आ रहा है उतार चढ़ाव का, जो खास तौर पे ऑयल की प्राइस है। आप नए हॉर्मस, इस इवेंट से पहले तकरीबन 150 जहाज उधर से डेली गुजरते थे। अब जो है वो तकरीबन 10% या उससे कम रह गए हैं, और इक्का दुक्का को गुजरते हैं। एक कल परसों जहाज जो है वो ग्राउंड हो गया। जी। ये पता नहीं चल रहा अभी तक कि किस की वजह से ग्राउंड हुआ। ठीक। तो उसमें एक एडिशनल फैक्टर ये आ गया है कि उधर इशू आ गया है अब एनवायरमेंट की सिक्योरिटी का। ठीक। बिकॉज तेल जो है वो फ्लोट हो रहा है, वो दीगर जगह के ऊपर पहुंचेगा तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक। जैसा कि आपको याद हो कि एक बड़ा नैरेटिव आज से 20 साल पहले जब गल्फ वॉर हो रही थी, उस जी। वक्त बड़ा दिखाया था कि जी तेल बह रहा है, तो तेल बहने की वजह से एक बगला है जो पूरा तेल में भीगा हुआ है, और बड़ा मसला बन गया था ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। जी। तो ये भी एक है। तो असल में बात यह है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से और इस तमाम आने की वजह से जो मोनोपोली थी इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो लूज हो रही है और लूज हो चुकी है, जिसकी बिल्कुल। वजह से एक टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, फॉग ऑफ वॉर, बिल्कुल। कि जो पहली कैजुअलिटी होती है जंग में वो इंफॉर्मेशन की होती है और उस प्लान की होती है जिसके तहत आपने जंग स्टार्ट करने का सोचा था। बिल्कुल ठीक। और बारहा ये बात आ गई चुकी है कि अमेरिका जो है, इजराइल बार 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 बेतहाशा जो है वो बात करते थे, जी। इन्फ्लुएंस करते थे कि अमेरिका जो है ये डायरेक्ट अटैक करे ईरान के ऊपर। तो जी। पिछले प्रेसिडेंट ने इससे एग्री नहीं करते थे। बिल्कुल। इस बात के ऊपर वो कहते हैं कि जी उनकी बातों में आ गए और ये हो गए, और ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें उनके आई थिंक एक बड़े सीनियर मिलिट्री अहदेदार ने फरमाया कि इसराइल की जितनी भी बातें होती हैं उसके ऊपर यकीन करना हम जरूरी नहीं समझते, जी। खास तौर पे इन मामलात में। जी। इतनी सारी बात करने के बाद लास्ट बात यह है कि जी। दोनों फरीक जो हैं, दोनों फरीक नहीं, अच्छा एक खूबी ये है कि ये ईरान वॉर बन चुकी है अगर आप मीडिया में देखें। हालांकि ये बिल्कुल। ईरान वॉर नहीं है, ये यूएस एंड इसराइल अटैक ऑन ईरान। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अच्छा, अब ये जो यूएस एंड इसराइल अटैक ऑन ईरान है, इसमें दोनों फरीक जो हैं वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। जी। एक की स्ट्रेटजी है एग्जॉशन की, वो कहता है यार कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, जी। मैं एग्जॉस्ट करूंगा तुमको, बिल्कुल। और वो मुख्तलिफ बहाने से ऐसा करते हैं। अमेरिका और जो उसके साथ इसराइल थे वो समझ रहे हैं कि वो एयर पावर का इस्तेमाल करके या स्ट्रेटजी ऑफ इंटिमिडेशन फॉलो करके ठीक। ईरान को झुकने पे मजबूर कर देंगे। बिल्कुल। ऐसा होते हुए अभी तक नजर नहीं आया। बिल्कुल ठीक। पावर का मेरे ख्याल में एक मसला ये है कि अगर वो अप्लाई करे जी। और वो अपना रिजल्ट एक आध दिन में क्लैरिटी के साथ अचीव करने की इंडिकेशन ना दे, जी।
तो वो पावर का इस्तेमाल करने की वो जो कोर्जन उसकी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाती है। ठीक। एक वो जो खौफ होता है कि पता नहीं क्या हो जाए, वो बिल्कुल। खत्म हो जाता है क्योंकि आपको पता चल चुका होता है क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जी। मेरे ख्याल में इसमें जो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इंतजामिया है ठीक। वो डेफिनेटली सोच रही होगी, और जी। वो ये जो बातें आती हैं कि हम हेड फॉर एन आई लेंगे और हम जी। आंख का बदला आंख नहीं, आंख का बदला सर होगा, जी। ये बेसिकली जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है इसको भी इफेक्ट होती है। बिल्कुल। क्योंकि जो जंग आप हथियार से नहीं जीत सके वो बातों से टेबल के ऊपर जी जीतना बिल्कुल, यही बहुत मुश्किल है। यही ईरान ने भी कहा। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सुहेल जफर साहब, ईरान डाइवर्सिफाई करेगा, ये जंग आपकी नज़र में ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने वाली है? थर्ड, इसकी जो फेज़ है वो आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन या रिप्लेनिश करने के बाद जो इनके स्पेंट स्टॉक पाइलिंग ऑफ मिसाइल्स है, डिफरेंट किस्म के टोमाहॉक भी हैं, पेट्रियट हैं, थार्ड के सिस्टम में जो लगे हुए हैं, वो अमेरिका दोबारा इस जंग में आएगा या अमेरिका ने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं एंड इनफ इज़ इनफ? आप क्या समझते हैं? और ईरान की ये धमकी कि हम लोग अब अटैक करेंगे, इसके ऊपर कमेंट करें। जी बिल्कुल, आपने जो बात की ना लेसन्स लर्न, वहीं से आगे चलूं। जी। असल में अमेरिका के लिए ये बात तो मानने की है कि ये क्वेश्चन आ गया था आउट ऑफ सिलेबस। ठीक। एक तो मैं ये टर्म यूज करता हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें इस वक्त ऐसी हो रही हैं, ये जो है ना जी रिप्लेनिशमेंट, और जी अमेरिका के हथियार खत्म हो गए। और जी। मैं तो देखिए इस वक्त चंद लोगों में हूँ, हमारा पूरा मीडिया इस वक्त इस तरह का बातचीत हो रही है, सभी लोग कर रहे थे कि जी ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया, अमेरिका का असलहा खत्म हो गया। असल में ये भी तो होता है ना जी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये डिफरेंट थिएटर्स होते हैं, फिर डिफरेंट अफ्रीका अलग है, वहाँ साउथ जाहिर है अमेरिकन सुपर पावर कमांड है, अलग है। कंपल्शंस अलग हैं, और जाहिर जी है जी, ये यूक्रेन को भी हाँ, अगर आप उसी की ये जो एग्जांपल सारा लें, एक्टिव वॉर, तो बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था जी। यही तो चीज जो मैं अक्सर कहता होता हूँ ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी बातचीत करते हैं, मेन जो फेलसी इस वक्त दुनिया में चल रही है वो ये चल रही है कि एवरीबॉडी लुक्स एट हिम एज कि ये तो ही, कल परसों तो मैंने सुना किसी ने, इवन हमारे कोई बड़े मिलिट्री के हाई अप्स थे, उन्होंने कहा कि ही इज अ साइकोपैथ। अब जब आप दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन को कहेंगे कि वो साइकोपैथ है, तो फिर दुनिया के मामला कहाँ समझ आएंगे? मामला ये है जी कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास चीजें हैं, बट एज आवर कॉलीग वाज वेरी मच, वो फरमा रहे थे, बात ये हुई है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को एक फायदा है। फायदा ये है, वो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा अच्छा, कि जब भी इस तरह जंग होती है, जाहिर है पहले फ्लैगशिप, टॉमाहॉक, क्रूज मिसाइल्स, इस तरह की चीजें फायर करनी पड़ती हैं। जी। आसानी यूनाइटेड स्टेट्स को ये हुई पड़ी है कि उनके यहाँ अमेरिका जो ईरान है, वहां एयर डिफेंस, और उनकी जो बार बार कहते हैं ना एयरफोर्स डेसिमेट कर दी, जी। एयरफोर्स तो उनकी थी ही नहीं। ही उनकी नहीं। तो वो जो तेहरान मुकद्दमी पुराने साहब ने पुराने फैंटम थे, हाँ जी, बिल्कुल, जो अमेरिका नहीं दिए थे। सर वो तो थी नहीं ना। बिल्कुल। हाँ, तो अब वो समझने की बात है कि जब वो थी ही नहीं, तो टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स तो उन्हें 3-4 दिन ही करने पड़े। उसके बाद वो जो JDAMs, JDAM, आम बॉम्ब के ऊपर 99 करोड़ रुपए का टॉमाहॉक की बजाय वो चंद लाखों रुपए का जो बॉम्ब है, वो उसके पीछे जब किट लग जाती है, तो वो अपना किसी भी प्लेटफॉर्म से, जो F-18 है, F-35 उनके जाते हैं, वो 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर से भी करें तो बिल्कुल वो ठीक निशाने पे टिकता है। जी। दूसरा जी, ये यहाँ कहना बहुत जरूरी है, कल ही मैं रियाज बात कर रहा था जी। और जगहों पे, चूंकि मेरा होता है कि मैं फर्स्ट हैंड, ये जो जंग की गई है ना जी, सारी की सारी बड़े तरीके से, देखिए कैजुअलिटीज मामले होते हैं, मिनाब के स्कूल से लेके और मामलात, ये जी। तो फिर जंग के अंदर मामलात, बड़े दुख की बात है सारी, लेकिन बिल्कुल। अदरवाइज हर चीज नपे तुले अंदाज में। मैं कहता हूँ ईरान ने भी जो भी रिटेलिएशंस की हैं जी, सारी रिटेलिएशंस उजड़े हुए बेसिस के ऊपर। लेकिन एक बात है कि जिस वक्त रियाज के अंदर भी स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे हों, और वो जो एम्बेसी के ऊपर अटैक आया था, तो जिस वक्त तो पेट्रियट की बैटरी फायर होती है तो लोगों को लग पता जाता है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि जंग कोई इतनी आसान चीज है। लेकिन बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स में भी आप देखें, वो पुलों के ऊपर वो नई सड़क बना देते हैं। सुहेल जफर साहब, इस पे कायम हूं कता जी। कलामी की हाँ। माजरत, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है। आप 1 मिनट में इसको कंक्लूड करें, और ये ज़रूर ऐड करें कि आप देखते हैं कि जंग जारी रहेगी या जंग ख़त्म हो गई है या होने वाली है। ये मेरा क्वेश्चन जो है ना, इसको ज़रूर एड्रेस करें प्लीज़। सर ये बिल्कुल मैंने बताया कि बिल्कुल कहूंगा, अभी ये जंग इस तरह जारी रहेगी, स्टार्ट एंड स्टॉप। ये जो नया अब्राहम लिंकन की बात आ गई है, ये फिर हम भी कर लेंगे कि जो जी। वो थकावट का जी उनसर, जी या वो जो बिल्कुल, एक वो वो आ जाता है कॉमडोर साहब ने बड़े वो। लेकिन ज़बरदस्त तरीके से अदरवाइज बताया। जी, जी।
सर IRGC की रिक्वायरमेंट है कि करंट सिनेरियो ही रहे, ईरान एक नॉर्मल कंट्री ना बन जाए। वरना मुझे ये बताइए कि ईरान को कितनी सहूलत हो जाती कि वो अपने असल रेट पे तेल बेचे, वो बिल्कुल अपने ठीक, आप को और एक वो एक नॉर्मल डिमांड भी दुनिया है की उनकी, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल करे। बिल्कुल। नहीं, वो तो उन्हें इजाजत मिल गई थी, मगर जी वो अभी चाहते नहीं ये करना। तो ठीक, अभी उनका अपना भी रिक्वायरमेंट है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। सो मेरा आंसर है इट विल कंटिन्यू अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, but बिल्कुल nothing ठीक, to worry much. There won't be any big human losses and all that, but it will बिल्कुल keep confusing the minds of people. ये बिल्कुल है, ठीक। बट हम बड़े क्लियर हैं जी। जब आप दोबारा भी बात होगी तो वी आर वेरी आप क्लियर व्हाट इज वाकई हैपनिंग। बहुत क्लियर हैं। दोनों हजरात का वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने एनालिसिस सुना हमारे एक्सपर्ट्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं कि जंग ज़्यादा नहीं चलेगी, और जिस तरह सुहेल ज़फ़र साहब ने कहा कि थोड़ी बहुत चलेगी लेकिन मामलात ठीक ही रहेंगे, तो इसकी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मंडे को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।